Assalamu alaikum dear students, welcome to the class Operating System Lab CS362L और ये आप कोर्स आउटलाइन जैसा कि देख रहे हैं हम लोग इस वक्त OS प्लेटफॉर्म पे C लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग कर रहे थे और ग्राफिक्स डिवाइस इंटरफेस जो है उसको हम स्टडी कर रहे थे। हमने पिछले हफ्तों में सिस्टम प्रोग्रामिंग एवोल्यूशन देखी थी, ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स को देखा, प्लेटफॉर्म्स एंड लैंग्वेजेस देखी और 1950s से लेके और हम लेकर आए थे 2020 तक एवोल्यूशन ऑपरेटिंग सिस्टम का लेकर हमने इस पे प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स देखे थे फर्स्ट वीक के अंदर और ऑल्सो वी सॉ कि किस तरह से अर्ली डेज के अंदर पहले हार्डवेयर डिज़ाइन किया जाता था और फिर उसका सॉफ्टवेयर जो है वो लिखा जाता था, क्योंकि हार्डवेयर कॉस्ट ज़्यादा थी और सॉफ्टवेयर कॉस्ट जो है वो कम थी। CPU साइकिल वाज वेरी कॉस्टली इन द अर्लीस्ट डेज। तो इसीलिए जिस तरह आजकल एम्बेडेड डिवाइसेस के साथ है, शुरू में जनरल कंप्यूटिंग के साथ भी ऐसा ही था। फिर हमने मल्टिक्स का जिक्र किया, डेस्कटॉप कंप्यूटिंग, विंडोज़, मैकिन्टॉश जिसमें लीज़ा थी, विंडोज़ 1.0 1985 में, MS DOS की बात की और फिर चलते चलते हम इसको लेकर आए विंडोज़ 3.11 पे 1992 के अंदर एंड देन वी टुक इट टू 2020 अप टू विंडोज़ 10। तो उसके बाद हमने फिर प्रोग्रामिंग स्टार्ट कर दी थी। आपको याद होगा चैप्टर 1 को हमने एवोल्यूशन का था, उसी के अंदर पहला प्रोग्राम देखा था कर्नल प्रोग्रामिंग का, ठीक है, और उसके GUI को भी हमने देखा था। और चैप्टर 3 में आके हमने जो है थोड़ा सा हमने नेटिव इनकोडिंग के ऊपर भी बात की थी। एक्चुअली इसके हमने प्रोग्राम्स अभी नहीं बनाए, लेकिन डिस्कस किया था कि किस ऑपरेटिंग सिस्टम का नेटिव कोड कौन सा है। और फिर हमने प्रोग्रामिंग स्टार्ट की थी कर्नल की। इसमें हमने ट्रांसलेट मैसेज और डिस्पैच मैसेज देखा था, जो कि नॉन नेटिव को नेटिव कोड में ट्रांसलेट करता है बुनियादी तौर पे, ठीक है। प्रोसेस रजिस्ट्रेशन भी आपने देखी थी, प्रोग्रामिंग टू रजिस्टर नेटिव एंड नॉन नेटिव इनकोडिंग विद द कर्नल, ठीक है। रजिस्टर क्लास जो थी वो फंक्शन हमने देखा था। मैसेज लूप देखा था जिसमें ट्रांसलेट और डिस्पैच मैसेज होता है। वो बुनियादी तौर पे क्या चीज़ थी, नेटिव और नॉन नेटिव की ट्रांसलेशन थी। प्रोसेस प्रोग्रामिंग देखी जी आपने, वेंड क्लास को देखा, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक को देखा, उसका डेटा स्ट्रक्चर देखा। वैसे तो वो डेटा स्ट्रक्चर ही है, लेकिन उसको क्लेम करते हैं, चाहे वो लिनक्स हो या विंडोज़ हो, वो क्लेम करते हैं कि दीज आर क्लासेस, एक्चुअली दे आर नॉट। PCB को आपने देखा किस तरह से हम उसकी फील्ड्स फिल करते हैं। आपने असाइनमेंट भी की, उसके अंदर वेरिएशंस प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक में की, यानी कि वेंड क्लास में, और फिर उसको रजिस्टर भी कराया और वो आपने जमा कराई CP1 की जो असाइनमेंट थी। उसके बाद आपने मुख्तलिफ तरह के स्ट्रक्चर्स देखे, जिसे आप क्लास भी कह सकते हैं अगर OS की ज़बान देखिए। विंड क्लास, ऑब्वियसली उसमें क्लास का लफ्ज़ आ रहा है, एक्चुअली दैट इज़ अ स्ट्रक्चर। तो आपने मैसेज स्ट्रक्चर देखा, MSG का स्ट्रक्चर जो था, और आपने इन स्ट्रक्चर्स और किताब से इनकी फील्ड्स भी देखी। मैसेज स्ट्रक्चर और दूसरी क्लासेस, जिस तरह से आपने रेक्ट देखा, काफ़ी सारे स्ट्रक्चर्स आपने इसमें पढ़े। और प्रोसेस रजिस्ट्रेशन विद कर्नल ये बार बार आ रहा है क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें आपने डेफ विंड प्रॉक का काम देखा और अपने विंड प्रॉक का काम देखा कि जब प्रोसेस रजिस्टर होता है उसके बाद आपका जो एग्जीक्यूशन है वो विंड प्रॉक और डेफ विंड प्रॉक के थ्रू होती है, यानी रूट प्रोसेस या रिसोर्स मैनेजर के थ्रू होती है। तो अभी जो है हम GDI के ऊपर स्टूडेंट्स फोकस कर रहे थे, ग्राफिक्स डिवाइस इंटरफेस, और इसके अंदर हम जो है क्या कहते हैं, फॉन्ट्स जो है यहाँ से हमने स्टार्ट किया है कि वो भी इमेजेस हैं और उनको आप डिस्प्ले कर सकते हैं थ्रू टेक्स्ट मैट्रिक्स स्ट्रक्चर, ठीक है। और अभी आपने स्क्रॉल बार का स्ट्रक्चर भी देखा होगा। तो ये चीज़ हम डिस्कस कर रहे थे एंड वी आर वेरी मच एज पर द कोर्स आउटलाइन। और आपको याद हो हमने शिल्बर्ट से शुरू में जो विंडोज़ का आर्किटेक्चर था वो हमने देखा था हॉल, और हॉल के ऊपर जो है आपके कर्नल था, कर्नल के ऊपर आपके ऐप्स थे और उसमें काफ़ी सारी दूसरे कंपोनेंट्स थे। वो हमने शुरू में ऑपरेटिंग सिस्टम एवोल्यूशन में पढ़ा था, तो वो आपने डेफिनेटली इसमें से देखा होगा। विलियम स्टार्लिंग को भी हम शायद पैरेलल प्रोसेसिंग पे थोड़ा सा टच करेंगे, एल्गोरिथम्स पे आफ्टर द ईद वेकेशंस। और इसमें से अगर आपको याद हो स्टूडेंट्स, हमने
थोड़ा सा देखा था, फिजिकल लेयर की हमने बात की थी, और कुछ चीज़ें मैंने इसमें से आपको बताई थी कि आप देख लीजिएगा। तो इस बुक को भी हम हल्का फुल्का शायद टच करते रहेंगे। तो ये तो थोड़ा सा कोर्स आउटलाइन हो गया, और हमने अब तक क्या पढ़ा था। हम एक्चुअली इस वक्त जीडीआई को स्टडी कर रहे थे। तो अभी मैं वापस बुक की तरफ चलता हूँ। सो वी वर एट 4, और हम ग्राफिक्स डिवाइस इंटरफेस में वैलिडेशन इनवैलिडेशन ऑफ द क्लाइंट एरिया और ड्राइंग फॉन्ट्स यूजिंग टेक्स्ट मैट्रिक्स स्ट्रक्चर, ठीक है, TM ascent, TM descent, TM height, TM internal leading, TM external leading, device context handle, taking HDC by various methods like begin paint, end paint, and get DC and release DC। इन चीज़ों को हमने, और इसी तरह से पेंट इंफॉर्मेशन का स्ट्रक्चर, कि इसमें कौन कौन सी आपकी फील्ड्स होती हैं, ये सारी चीज़ें हम स्टडी कर रहे थे जेडीआई के अंदर। तो मुझे उम्मीद है ये सारी चीज़ें जो मैं नाम बोल रहा हूँ आपको अब एलियन नहीं लग रही होंगी, बल्कि आपको ये चीज़ें जो हैं वो समझ आ रही होंगी। एंड आई एम होपफुल कि सारे स्टूडेंट्स ने असाइनमेंट भी सेंड कर दी होगी और उनकी अंडरस्टैंडिंग पहले से बेहतर हो गई होगी। ये वो प्रोग्राम था जो कि हमने लास्ट वीक का देखा था, और इसमें हमने सारा काम खुद से किया था। सिर्फ हमने जो मैसेजेस हैं वो इस्तेमाल किए थे, क्योंकि ये सिस्मेट्स 1 है। इसमें तो खैर आपने एज इट इज़ प्रिंट कर दिया था, और इसमें सारी इंफॉर्मेशन मिस हो गई थी। जो आपके पास सिस्मेट्स 2 था, फिर वी गो टू सिस्मेट्स 2। तो सिस्मेट्स 2 के अंदर भी आपने सिंपल जो है वो मैसेजेस इस्तेमाल किए थे, कोई स्ट्रक्चर स्क्रॉलिंग का यूज़ नहीं किया था। यू हैव जस्ट यूज वर्टिकल स्क्रॉल मैसेजेस, ठीक है। और आपने, आपको याद होगा मैंने बताया था लो वर्ड ऑफ डब्ल्यू पैरम के अंदर वी स्क्रॉल के मैसेजेस आते हैं। तो आपने उसी के ऊपर जो है वो डिफरेंट इवेंट्स, लाइन अप, लाइन डाउन, पेज अप, पेज डाउन, थंब पोजीशन वगैरह निकाल के, तो अपनी जो आपकी स्क्रॉल बार का इमेज है उसको क्रिएट किया था, ताकि आप स्क्रॉलिंग कर सकें अपने टेक्स्ट इमेज को जो कि आपने वहाँ पे बनाया। इसी तरह आप थंब पोजीशन भी इसमें अपडेट करते जाते थे। अब जो आपके पास अगला प्रोग्राम था नेक्स्ट, उसमें इसने क्या किया, उसमें इसने स्क्रॉल इन्फो का स्ट्रक्चर इस्तेमाल किया। जैसे टेक्स्ट मैट्रिक्स का स्ट्रक्चर था ना स्टूडेंट्स, वैसे इसने क्या किया है, स्क्रॉल इन्फो का स्ट्रक्चर इस्तेमाल किया है। और इस स्क्रॉल इन्फो के स्ट्रक्चर के अंदर आप देख सकते हैं कि डिफरेंट इसमें सीवी साइज है, मास की फील्ड है, मिनिमम रेंज, ये रेंज है एक्चुअली, रेंज की वैल्यू है, पेज साइज है, पोजीशन है, और ट्रैक, यानी कि वो सारा काम जो आप खुद से कर रहे थे, तो वो जो है ये अब आपको करके देगा स्क्रॉल इंफ्रास्ट्रक्चर थ्रू डेफ विंडो, ठीक है। तो लेट्स गो टू सिसमेट 3, और इसमें आप देखें कि रैम एंट्री पॉइंट तो मोर और लेस सेम ही चल रहा है। इट इज़ गोइंग एज जिस तरह से शुरू से है और बुक के आखिर तक, थोड़ी सी वेरिएशंस के साथ ये तकरीबन सेम ही चलेगा स्टूडेंट्स। हाँ, अब यहाँ पे देखें तो थोड़ी सी डिफ्रेंसिएशन होगी। ऑल्दो विंड प्रॉक के पैरामीटर्स तो हमें सेम ही रहेंगे, 4 पैरामीटर्स हैं। एक एड्रेस पॉइंटर है, एक आपका मैसेजेस लेके जाता है डिफरेंट प्रॉक पे, और 2 आपकी मालगाड़ी के डब्बे या करियर्स हैं, जो कि रिसोर्स मैनेजर के पास कुछ डाटा लेके जाएंगे, और वापसी पे रिक्वेस्ट में जो डाटा होगा उसको लोड करके आएंगे। ओके जी, अब आप इस पे देखिए WM क्रिएट में इसने क्या किया। जस्ट लाइक सिस्मेट्स 2, इसने HDC दिया, टेक्स्ट मैट्रिक्स को इनिशियलाइज किया। ये कौन सा फंक्शन है जिससे टेक्स्ट मैट्रिक्स इनिशियलाइज होता है, और इसमें HDC भेजा है कि जी इस HDC के, ये एड्रेस पॉइंटर है ना, हैंडल टू डिवाइस कॉन्टेक्स्ट का, कि इस क्लाइंट एरिया के फील्ड्स को इस टेक्स्ट मैट्रिक्स के इंस्टेंस में, यानी कि ये TM का इंस्टेंस है ना, इसकी आपने एड्रेस भेज दिया कि इसके अंदर फिल कर दो। रिक्वेस्ट किसको जा रही है, रिसोर्स मैनेजर को। तो अब रिसोर्स मैनेजर से आपको क्या मिला जी, CX4, यानी कि एवरेज कैरेक्टर विड्थ, ये किसने पुट की, डेफ एंड प्रॉक ने, और आपने अपने स्टैटिक वेरिएबल में सेव कर, स्टैटिक है सारे कैपिटल की विड्थ। और आपको याद है कि ये हम TM पिचन फैमिली से इसका एंड लेते हैं,
अगर ये ट्रू होगा तो ये डायनामिक फॉन्ट होगा, अगर ये फॉल्स होगा तो स्टैटिक फॉन्ट होगा। डायनामिक फॉन्ट की शक्ल में 150% ऑफ स्मॉल लेटर विड्थ होगी और स्टैटिक फॉन्ट की शक्ल में इसके बराबर होगी। लिहाजा हम 3 या 2 इसको पास करते हैं। 2 से 2 कैंसिल हो तो 6 4 ही आ जाता है, 3/2 हो तो 150% हो जाता है। फिर हमने हाइट निकाली जी, TM हाइट प्लस एक्सटर्नल लीडिंग, 2 लाइंस का डिफरेंस। उसके बाद आपने DC को HTC को रिलीज कर दिया, ठीक है जी। अब आप देख रहे हैं कि इसने एक और यहाँ पे एक फील्ड दी है जो कि क्या है, आई मैक्स विड्थ। विड्थ जो है वो अब कितनी आएगी जी, 40 आपके सेक्टर्स से और 22 आपके कैपिटल लेटर्स से, ठीक है। करेक्टर्स आपने इतने शो किए थे और बाद में जो है आपने आखिरी कॉलम जो है वो आपने शो किया था नंबर्स का। तो इसने ये आई मैक्स विड्थ निकाली जी। अच्छा, अब देखें WM साइज में अब ये क्या कर रहा है। पिछले प्रोग्राम में हमने सिर्फ इसमें से एक चीज जो है वो कंप्यूट की थी। यहाँ पे ये लो वर्ड से CX क्लाइंट ले रहा है और हाई वर्ड से ये CY क्लाइंट ले रहा है। अगर मैं इसको ओपन करूं प्रोग्राम सिसमैट्स 2 को मैं ओपन करता हूं और हम थोड़ा सा इसमें कंट्रास्ट करते जाते हैं कि यस, नाउ आई एम गोइंग टू शेयर विद यू सिसमैट्स 2। आप भी अपने विजुअल स्टूडियो पे सिसमैट्स 2 को ओपन कर सकते हैं। देखें यहाँ पे हमारे पास CY4 के बाद हमने सेट स्क्रॉल रेंज और गेट स्क्रॉल रेंज, सेट स्क्रॉल पोजीशन और सेट स्क्रॉल रेंज, ये काम हम सारा खुद से कर रहे हैं, ठीक है। रेंज और पोजीशन स्क्रॉल बार की खुद सेट कर रहे हैं। अब सिसमैट्स 3 में हमारे पास स्क्रॉल इन्फो का स्ट्रक्चर है। दूसरा फर्क आप देखें, WM साइज में सिर्फ हमने CY क्लाइंट निकाला है हाई वर्ड ऑफ एल पैरम से, क्योंकि हमें वर्टिकल स्क्रॉल बार चाहिए थी। अब आपने इस पे गौर करना है। वी गो बैक टू सिसमैट्स 3। आप अपने कंप्यूटर पे सिसमैट्स 2 को ओपन कर सकते हैं। वी कम हेयर एंड वी सी कि यहाँ पे इसने दोनों चीज़ें जो हैं वो कंप्यूट की हुई हैं। वहाँ पे सिर्फ CY क्लाइंट था, यहाँ पे इसने CX क्लाइंट भी लिया, ठीक है। क्योंकि ये जो है यहाँ पे देखिए हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार भी बना रहा है, ठीक है, सिर्फ वर्टिकल नहीं, यहाँ पे ये दोनों स्क्रॉल बार्स बना रहा है। हम आप देखें इसे, इसको हम रन भी करके देख लेते हैं। हम जाके ज़रा वर्क स्पेस ओपन करके आते हैं। मैंने ये प्रोग्राम कोड करके कहीं पर रखा था। लेट मी ओपन दिस प्रोग्राम। यस, चैप्टर 4 में सिसमैट्स 3। Now I am opening SysMax 3. Okay, why is it not opening? Okay जी। तो अगर आप सिसमैट्स 3 को रन करें तो आपको नजर आएगा कि इसमें इसने इनिशिएट जो है वो इसने किया है। जो आपकी हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार है, बट यू आर नॉट गेटिंग हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार इन दी आउटपुट। तो वो आपको मैं बतौर असाइनमेंट दूंगा कि आपने हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार को शो भी करना है, ठीक है। ओके, तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसने पैरम्स CX क्लाइंट के भी कंप्यूट किए हैं, पिछले में सिर्फ CY क्लाइंट के थे। अब देखें इसने वो स्क्रॉल इन्फो का स्ट्रक्चर का इंस्टेंस यूज कर दिया है। इधर देखें अगला फर्क इसमें देखें, ये स्क्रॉल इन्फो स्ट्रक्चर का इसने दिया हुआ है इवेंट यानी कि इंस्टेंस।
और उस इंस्टेंस में ये si.cb साइज, ठीक है, साइज ऑफ si.f mask, si.min जाहिर है जीरो एक्सिस होगा, मैक्स नम लाइंस -1 है, पेज की विड्थ क्या होती है cy क्लाइंट बाय cy चार, ये हमें फॉर्मूले से पहले पता है, ठीक है। तो अभी हम वर्टिकल की जो है स्क्रॉल की इंफॉर्मेशन इसमें सेट कर रहे हैं। ओके, सेट स्क्रॉल इन्फो का फंक्शन हमने कॉल कर लिया और उसके चार पैरामीटर्स होते हैं, एच विंड होता है उसमें, और इसमें ये बताना होता है वर्टिकल है या हॉरिजॉन्टल है। स्क्रॉल इन्फो स्ट्रक्चर का जो है आपके पास एड्रेस पॉइंटर यानी कि, और बाद में इसको शो करना है कि नहीं, तो वो आप दे देते हैं। अब हॉरिजॉन्टल का आपने सेम वही काम, साइज ऑफ एस आई, रेंज और पेज, मास्क में आपने रेंज और पेज देनी होती है। मीन जीरो है, मैक्स आपके पास है 2 प्लस आई मैक्स विथ बाय सी एक्स चार। अब ये सी एक्स चार बाय, ये अब देखें सी एक्स क्लाइंट बाय सी एक्स चार आ रहा है। सी एक्स क्लाइंट आपने किस में सेव करके रखा हुआ है, सी एक्स क्लाइंट आपने आई मैक्स विर्थ के अंदर सेव करके रखा हुआ है। ये टोटल आपकी जो है वो विर्थ है कैरेक्टर्स की जो कि आपने शो करनी, तो उसके अंदर आपने 2 प्लस कर दिया ताकि जो नंबर्स आपके शो होंगे वो दो के वक्फे के बाद तीसरा कॉलम आपका शो हो जाए। उसके बाद आपका जी पेज की विर्थ है सी एक्स क्लाइंट बाय सी एक्स चार, ऊपर आपने सी वाई क्लाइंट बाय सी वाई चार किया था, फिर आपने सेट स्क्रॉल इन्फो जो है उसको सेट कर दिया फंक्शन को, और फिर उसी तरह से आपने वी स्क्रॉल का केस जो है वो इनिशिएट कर दिया। और इसमें अब आपको खुद कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसमें आप देख रहे हैं कि आपने s1.cb साइज, अब देखिए ना ये हमने कंप्यूट किया था पिछले केस में wm साइज में, और ये स्टैटिक तो है नहीं, ठीक है। तो इसकी वैल्यूज जो है वो दोबारा से आपको इनिशिएट करने की ज़रूरत है ऑन द सेफर साइड, ठीक है। तो आपने दोबारा से सी बी साइज, एफ मास्क और गेट स्क्रॉल इन्फो इनको दोबारा इनिशिएट किया, ठीक है। और ये अब आपके पास ये जो करंट पोजीशन है जो पहले खुद निकालनी पड़ रही थी, वो अब डेफ इन प्रॉक किस में देगा, एन पॉज में, स्क्रॉल इंफ्रास्ट्रक्चर की फील्ड एन पॉज में वो वर्टिकल स्क्रॉल की करंट वैल्यू दे देगा, और वो आपने आई वर्टिकल पोज में डाल दी। पैरम अगर की बात करें तो वो उसी तरह से लो वर्ड के ऊपर डब्ल्यू पैरम पे लगा है, और अब वो मैसेजेस आपके पास आ रहे हैं। आप बिल्ट इन इवेंट यूज कर रहे हैं, टॉप बॉटम, लाइन अप लाइन डाउन, और अब आपने स्क्रॉल इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर प्लस और माइनस करना है। जाहिर है कि टॉप क्या होगा, एन मिन होगा, रेंज मिन जो कि जीरो होती है, और बॉटम क्या होगा, एन मैक्स होगा, वो क्या है, नम लाइन -1, ठीक है। लाइन अप आपने एक ऊपर कर दी, लाइन डाउन +1 कर दिया। पेज अप में आप सी वाई क्लाइंट बाय सी वाई चार सेव कर चुके हैं एन पेज में, तो वो माइनस हो जाएगा। पेज डाउन में आप सी वाई क्लाइंट बाय सी वाई चार एन पेज में ऐड सेव कर चुके हैं, तो वो पेज डाउन हो जाएगा। करंट पोजीशन निकालनी है तो वो एन पॉज से आ जाएगी, एन पॉज इज इक्वल टू एन ट्रैक पोजीशन। एन ट्रैक पोजीशन इज अ फील्ड विच विल हैव द करंट पोजीशन ऑफ योर थंब। और उसके बाद क्या है जी, सेट द पोजीशन एंड देन रिट्रीव इट, ड्यू टू एडजस्टमेंट बाय विंडोज इट मे नॉट बी द सेम एज द वैल्यू सेट। तो ये आपको बाय डिफॉल्ट सेट स्क्रॉल इन्फो, गेट स्क्रॉल इन्फो जब भी आप यूज करोगे ना, ये अपना WM वर्टिकल स्क्रॉल का मैसेज, और उसमें पैरम पे चेक लगाओगे, तो उसके बाद आपको अपडेट करने के लिए ये यूज करना ही पड़ेगा, क्योंकि बाद औक़ात वो अपडेट नहीं होता। तो गेट स्क्रॉल इन्फो, सेट स्क्रॉल इन्फो इज जस्ट लाइक अ मैसेज लूप इन प्रोग्राम एंट्री पॉइंट। जैसे प्रोग्राम एंट्री पॉइंट में मैसेज लूप लगाते हैं ना हम, तो ट्रैक की पोजीशन को अपडेट करने के लिए सेट स्क्रॉल इन्फो, गेट स्क्रॉल इन्फो एल पैरम के बाद आपको लगाना ही पड़ेगा, ठीक है। फर्क इसमें देख लें, इसमें मास्किंग शुरू में भी आ रही है और आखिर में भी मास्क आ रहा है। ओके, ये हमने पहले भी लगाया था, लेकिन इस दफा स्क्रॉल बार के स्ट्रक्चर पे लगा रहे हैं। कैन पोजीशन अगर वर्टिकल पोजीशन के बराबर ना हो, आई वर्टिकल पोजीशन क्या है, द पोजीशन, करंट पोजीशन ऑफ योर, ये जो आपका ये ट्रैक है, ये जो मैं आप स्क्रॉल कर रहा हूँ, इसकी करंट पोजीशन है। और इस पे आप कह रहे हैं कि अगर ये बराबर ना हो एन पोज के, तो आपने क्या करना है, विंडो को स्क्रॉल करके अपडेट कर दें, ठीक है। उसकी करंट पोजीशन पे ले जाके उसको अपडेट कर दें। सिमिलरली उसने हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल में आप देखें कि उसने सेम काम किया, साइड मास्क को गेट स्क्रॉल और हॉरिजॉन्टल पोजीशन को दोबारा से अपडेट किया। और इसके बाद इसने क्या किया है जी, उसी तरह से लाइन लेफ्ट में -1 होगा, अब हॉरिजॉन्टल है तो लेफ्ट राइट होंगी ना लाइन, अप डाउन नहीं होगी। लाइन राइट में प्लस होगा, पेज लेफ्ट में एक पेज माइनस होगा, पेज राइट में एक पेज प्लस होगा।
और पेज आपने किस में सेव किया, सी एक्स क्लाइंट बाय सी एक्स 4 में, फार्मूले से एन पेज में पहले से सेव किया हुआ। करंट पोजीशन को ट्रैक पोज के बराबर कर देंगे, ठीक है। अब क्योंकि हमने जो है वो लो वर्ड ऑफ डब्ल्यू, अब अच्छा आप ये देखें, ये जो मैसेज का स्विच लगना है ये लो वर्ड ऑफ डब्ल्यू पैरम पे लगना है दोनों में। उधर मैसेज है वर्टिकल स्क्रॉल, यहाँ पे मैसेज है हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल, ठीक है जी। तो जब भी आपने ये मैसेज लगाना है स्क्रॉल का, तो ये इसका मैसेज लूप आएगा, गेट स्क्रॉल, सेट स्क्रॉल इन्फो, गेट स्क्रॉल इन, ठीक है। वो लगाया, फिर देखा कि अगर करंट पोजीशन के बराबर नहीं है ट्रैकर आपका, तो आप स्क्रॉल विंडो जो है उसको करके ले जाएं वहाँ पे, और ये आपके पास ये फार्मूला है, इसका स्क्रॉल विंडो का पहला पैरम जो है वो सी एक्स एच विंड है, ये आपने देख लेने हैं। ये विर्थ है मेरा ख्याल है उसकी, जो है ना विर्थ दी हुई है। और फिर उसके बाद जो है वो हाइट है, हाइट में तो इसमें फ़र्क आएगा नहीं, ठीक है। तो विर्थ के अंदर फ़र्क आएगा, आपने इसको इसके पैरम्स देख लेने हैं फंक्शन के, ठीक है। मुझे ज़बानी जो है वो सारे फंक्शंस के पैरामीटर्स याद नहीं होते। MSDN आपके पास है, आप इसके पैरामीटर्स देख के इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो ये सारा का सारा आप देखें डेटाबेस इसके अंदर इसने बना दिया है स्क्रॉल इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए। यही फ़र्क है सिस्मैट्स 2 और 3 में। और अब आप देखें इसने पेंट के अंदर जो है वो HDC लिया, ठीक है। बिगिन पेंट के जरिए, बाहर हम गेट DC के जरिए लेते हैं, दोबारा से इसको इनिशियलाइज कर रहे हैं। आप देखें ये स्टैटिक नहीं था, इसलिए हम इसे बार बार इनिशियलाइज करते हैं। एस मास्क, CB साइज, गेट स्क्रॉल इन्फो, आई वर्टिकल पोजीशन, जब भी पेंटिंग करनी होती है इसको हम जो है बार बार इनिशियलाइज करते हैं। गेट स्क्रॉल इन्फो हमने यूज़ किया, फिर हॉरिजॉन्टल पोजीशन ली, बिगिन पेंट और आई पेंट एंड दो हमने वेरिएबल लिए हैं, और आई थिंक ये वेरिएबल्स जो हैं वो आपने स्टैटिक लिए होंगे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। लेट्स चेक दीज टू। अच्छा नहीं, सिंपल लिए, जो सिंपल वेरिएबल हैं वो अपने इवेंट के बाहर जाके ख़त्म हो जाएंगे, यानी पेंट में जो वैल्यूज़ डाली है ना इसमें बाहर, वो जो है वो किसी काम की नहीं होंगी। या हमने मैक्स और मिन इसका कंप्यूट कर दिया, ठीक है। मैक्स में ज़ाहिर है वर्टिकल पोजीशन और RC पेंट, टॉप पेंट स्ट्रक्चर का RC पेंट का आपने जो है वो इंस्टेंस इस्तेमाल कर लिया जिसमें टॉप की वैल्यू दी हुई है, उसको डिवाइड कर दिया CY4 से। और इसी तरह मिन जो है वो आपके पास num-1, num-1 वर्टिकल पोजीशन, RC पेंट बॉटम की आपने फील्ड एक इस्तेमाल की, डिवाइडेड बाय CY4। तो ये आपने मैक्स और मिन निकाल दिया अपनी वर्टिकल स्क्रॉल बार में, ओके। अब आगे आपने एक फॉर का लूप लगा दिया और आपने पेंटिंग जो है वो स्टार्ट कर दी। एक्स एक्सिस में CX4 आएगा, 1 माइनस हॉरिजॉन्टल पोजीशन, क्योंकि नम लाइन -1 था। और वर्टिकल के अंदर भी आपकी, क्योंकि आई माइनस आई वर्टिकल पोजीशन था CY4, तो CY4 से आपने उसे मल्टीप्लाई कर दिया। टेक्स्ट आउट ये उसी तरह के ही है। अब ये क्या चीज़ है, ये है आपके पास वो जो पहले हमने ऊपर हमने उधर लगाया था, नम लाइन्स -1 पे हमने ये सेट किया था फॉर का लूप। यहाँ पे हमने उसे ज़रा चेंज करके पेंट एंड कर दिया, ठीक है। I is equal to paint begin, I is less than or equal to paint end। और और ये उसके बाद आप एक एक प्लस करते जाएंगे लाइन, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों। हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार क्यों शो नहीं हो रही स्टूडेंट्स, क्योंकि टेक्स्ट इतना नहीं है कि हॉरिजॉन्टली आपको उसको स्क्रॉल करना पड़े, इसलिए वो शो ही नहीं हो रही, लेकिन बनाई है इसने, ठीक है। तो अब ये इसने जो है तीनों टेक्स्ट मैट्रिक्स जो है यहाँ पे शो कर दिए हैं, और ये प्रोग्राम एंड हो जाता है। अभी मैं आपको इसकी जो आउटपुट है वो शो करता हूँ। ये अब इसकी आउटपुट आ रही है। इसमें अब देखें वो इसलिए नहीं शो हो रहा क्योंकि हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार की टेक्स्ट ही इधर ख़त्म हो गया, ठीक है। तो अगर वो इतना बड़ा होता, ये देखें, अब मैं विंडो को छोटा किया ना, आई के नहीं हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार स्क्रॉल भी हो रहा है, ठीक है। तो ये आप भी कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल भी इसमें बुनियादी तौर पे बनी हुई है, ये देखें ये। और ये जो अपडेट होती है ना, ये वो डब्ल्यू पैरम के बाद आखिर में वो जो फिर से फंक्शन दिए होते हैं ना, कि अगर अपडेट नहीं है उसे अपडेट करें। ये जो क्लाइंट एरिया का साइज बदलता हूँ, ये उन दो फंक्शंस की बदौलत होता है इसका ये। तो आपने अब क्या करना है, स्क्रॉल इन्फो का स्ट्रक्चर जो है उसको पढ़ना है किताब से, उसको देखना है आपने MSDN से। इसके अलावा जो फंक्शंस इस्तेमाल हुए हैं, ठीक है, उन फंक्शंस को भी आप जब बुक से पढ़ेंगे, MSDN से पढ़ेंगे, तो आपको फुली समझ आएगी। अभी आपको काफ़ी बातें इसमें आइडिया हो गया होगा, लेकिन आपको समझ नहीं आई होंगी। उसका तरीके किताब पढ़िए,
बुक के साथ स्ट्रक्चर्स को अपनी नोट्स में लिख लीजिए जो आप नोट्स बना रहे हैं, और फिर उन स्ट्रक्चर्स और फंक्शंस को जो है आपने देखना है, किससे चेक करना है, आपने MSDN से भी चेक करना है। तो इसमें सिस्मेट्स 3 या सिस्मेट्स 4 है, वो भी हमने करना है, वो ये 5वें चैप्टर में है, बस हमने सिस्मेट्स 4 तक, ये भी इसमें अब GDI बड़ी एडवांस स्टार्ट हो जाएगी 5वें चैप्टर से, और फिर आगे ये पार्ट 2 में जारी रहती है, लेकिन हम सिर्फ इसमें, इसने कहीं पे सिस्मेट्स 4 दिया हुआ होगा, मेरा ख्याल है इसके बाद है सिस्मेट्स 4 आता है, यहाँ पे आएगा या कीबोर्ड वाले चैप्टर में आएगा, विच वी आर गोइंग टू डू। ये साइन वेव का प्रोग्राम है, ओके वो शायद आई थिंक कीबोर्ड के चैप्टर में है सिस्मेट्स 4। लेट्स चेक हियर, देयर वाज अ सिस्मेट्स 4, ये देखें, ये सिस्मेट्स 4 आपको नजर आ रहा है कीबोर्ड इंटरप्ट्स के चैप्टर में। तो ये हम इस चैप्टर से करेंगे, सिस्टम मैट्रिक्स यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा, फिर हम आगे चले जाएंगे, यानी यूज़र पार्ट में ये कॉन्टिन्यूड है। 5वें में तो एडवांस ड्राइंग्स हैं और ग्राफिक्स का पार्ट हमें नहीं करना, और ये एडवांस ड्राइंग दूसरे पार्ट में भी जारी हैं, जिसमें आपको जो डायनामिक इमेजेस हैं वो भी सिखाए हुए हैं कि किस तरह से लोएस्ट लेवल पे कंप्यूटर ग्राफिक्स की प्रोग्रामिंग होती है, बट दैट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ आवर कोर्स। तो आपने इस हफ्ते जो है, मतलब आफ्टर द वेकेशंस, तो आपने सिस्मेट्स 3 के स्ट्रक्चर यानी कि स्क्रॉल इन्फो का स्ट्रक्चर और इसके फंक्शंस और इसकी फील्ड्स बुक से और MSDN से पढ़नी है, और इस प्रोग्राम को आपने कोड करना है, और आपने एक और ट्राई करनी है इसमें कि आपने सिस्मेट्स 2 के अंदर कोई लाइंस ऑफ टेक्स्ट ज़रा ज़्यादा करके देखें, बगैर ये जो हेडर फाइल है ना नम लाइन्स -1 वाली, इसके बगैर ये सिस्टम मैट्रिक्स डॉट एच को आप निकाल दें, इसमें से सिस्मेट्स एच को टेक्स्ट आउट में अपना ही कोई टेक्स्ट प्रिंट करें, चाहे 2 लाइंस हो, उसका लेंथ इतनी बड़ी कर दें कि उसमें स्क्रॉल बार की ज़रूरत पेश है, हॉरिजॉन्टल भी और वर्टिकल भी। ये आपने थोड़ा सा चेंज करना है, sysmaths.h के अलावा टेक्स्ट प्रिंट करके देखना है, sysmaths.h के अलावा अपने नंबर्स प्रिंट करके देखने हैं। 2 का टेबल प्रिंट कर दें, ठीक है, 2 का टेबल 1000 दफ़ा प्रिंट कर दें लूप चला के, ठीक है। अब आपने WSPrintf के ज़रिए न्यूमेरिक्स को प्रिंट करना सीख लिया, तो अब आपको sysmaths.h की ज़रूरत नहीं है, अपना प्रोग्राम बनाएं, अपने टेक्स्ट आउट बनाएं। शुरू कहाँ से करना है आपने? sysmaths 1 से, क्योंकि ये नीचे आएंगे तो ज़रा मुश्किल होता जाए। sysmaths 1 में जाएं, अपनी लाइंस ऑफ टेक्स्ट और अपना आपने नंबर्स प्रिंट करने हैं। sysmaths 2 में आए, वर्टिकल स्क्रॉल बार बनाएं। sysmaths 3 में जाए, हॉरिजॉन्टल भी बना दें स्क्रॉल इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए। तो ये आपकी टास्क है, ये आपने छुट्टियों के बाद जो लैब आनी है, और वो 15 तक तो अब वेकेशंस हैं, तो 21 मई को आपकी लैब आनी है, तो 20 मई को आपने मुझे ये असाइनमेंट ईमेल करनी है। असाइनमेंट क्या है फिर से सुन लें, यू हैव टू डिलीट व्हाट फाइल sysmaths.h, sysmaths.h को आपने प्रोग्राम से डिलीट कर देना है। sysmaths 1 को आपने सिस्टम मैट्रिक्स को दोबारा कोड करना है, और उसमें अपना टेक्स्ट और अपने नंबर्स आपने प्रिंट करने हैं, ठीक है। 2 का टेबल कर लें, साथ ऊपर एक पैराग्राफ कर दें, व्हाटएवर, जिससे, और इतना प्रिंट करें कि उससे वर्टिकल भी स्क्रॉल बार बन जाए, ठीक है। sysmaths 1 में तो वर्टिकल ही आती है ना, और हॉरिजॉन्टल भी बन जाए। उसके बाद आपने sysmaths 2 में जाना है और लो एंड के ऊपर स्क्रॉल बार वर्टिकल बना लेनी है। फिर sysmaths 3 में जाना है, हॉरिजॉन्टल भी और वर्टिकल भी स्क्रॉल इंफ्रास्ट्रक्चर से बना लेनी है। तो ये 3 प्रोग्राम्स होंगे, sysmaths 1 की वेरिएशन बगैर sysmaths.h के, sysmaths 2 की वेरिएशन बगैर sysmaths.h के, sysmaths 3 की वेरिएशन बगैर sysmaths.h के। टेक्स्ट भी आपका अपना होगा, नंबर्स भी आपके अपने होंगे, ठीक है। तो ये काम आपने करना है, और इसकी सबमिशन डेडलाइन है जी आफ्टर वेकेशंस 20 मई, 20 मई को। ये सीपी की तीसरी असाइनमेंट होगी। 2 सीपी असाइनमेंट्स आप मुझे अब तक जमा करा चुके हैं, और ये थर्ड सीपी असाइनमेंट होगी, और इसमें वो लोगों को अवार्ड मिलेगा जो कि आज प्रेजेंट हैं, या जमा पूरी क्लास करा सकती है, लेकिन अवार्ड लेने के लिए उन लोगों को अगली लैब में प्रेजेंट होके
आज की लैब का वाइवा देना होगा। किसी की लाइट चली जाती है या कोई जेन्युइन रीज़न है, एक्सेप्टेबल। लेकिन ऐसे स्टूडेंट्स जो वाइवा भी नहीं देते हैं और आज की क्लास में प्रेजेंट भी नहीं है, तो उनके सीपी के नंबर ज़ीरो अवॉर्ड होंगे। जैसा कि मैंने लास्ट टाइम कहा था कि जो बच्चे लास्ट टाइम नहीं हैं वो मुझे वाइवा दे सकते हैं। अभी मैं एलएमएस पे जाके आपकी अटेंडेंस ओपन करता हूँ और मैं देखता हूँ कि कौन कौन से बच्चे जो हैं वो लास्ट टाइम नहीं थे। अगर वो आज हैं तो दे हैव अ चांस, दे कैन गिव वाइवा एंड गेट देयर सीपी मार्क्स इन सीपी असाइनमेंट 2। तो लेट मी sign in the LMS. Go to LMS and go to the course operating system. एंड और ना सिर्फ उनकी वो सीपी जो है वो उसमें एक्सेप्ट हो जाएगी, बल्कि उनकी पिछले हफ्ते की अटेंडेंस भी लग जाएगी। नाउ आई एम गोइंग टू शेयर विद यू द LMS page. As you can see, LMS। और लास्ट वीक हम चेक करते हैं जी। लास्ट वीक थी 30, वो गलती से मैंने 29 अप्रैल लिखा हुआ था, है ये 30 ही। पहले तो इसको 30 अप्रैल करते हैं, ये 30 अप्रैल थी। हाँ जी। अब बताएं कि आपके सीनियर्स में 16 सेशन के अम्मार हैं आज प्रेजेंट या नहीं? आई थिंक अम्मार नहीं है। ठीक है, तो उनकी फिर सीपी काउंट होगी ना अटेंडेंस लगेगी। उसके बाद 402 ये एब्सेंट थे, ये आज प्रेजेंट हैं। ये कौन है 402? ये भी नहीं है, आज भी नहीं आए, पिछले हफ्ते भी नहीं आए। तो बेटा आपकी जो है फिर तो सीपी नहीं लगेगी, ना ही अटेंडेंस लगेगी। ये 402 कौन है वैसे? वो इज 402? रिजवान है ये? नो सर, राहुल सर। नो सर। ओके जी, ठीक है, फिर क्या कर सकते हैं। 409 ये कौन है? यस प्रेजेंट। प्रेजेंट हो? क्या नाम है बेटा आपका? मुबीन। मुबीन। ओके, तो मुबीन आपने असाइनमेंट जमा कराई है? नो सर। अच्छा, चलें फिर तो। अगर कराई होती कल तो फिर इसको आपका वाइवा लेके आप लगा देते। तो अगर आप पिछले हफ्ते की अटेंडेंस लगवाना चाहते हैं तो आपने मुझे एक वाइवा देना है आज, मार्क। ओके सर। आप लगवाना चाहते हैं कि नहीं? पिछले हफ्ते की सर? जी जी। नहीं सर, मुझे वाइवा नहीं आता। ओके, तो लेक्चर सुन लिया करो ना बेटा। 412 ये प्रेजेंट है। 412 वो इज 412। उसके बाद 420 सैयद उमर, उमर है ना इसका नाम? ये भी नहीं है। 421 ये पता नहीं कौन है, ये भी नहीं है। 421 के बाद 424 424। यस सर। आप कौन है बेटा? सर क्या नाम है? निम्रा कपूर। निम्रा गफूर। अच्छा ठीक है। अच्छा, तो बेटा आपने असाइनमेंट जमा कराई है? नो सर, मेरा थोड़ा इशू हो गया लैपटॉप का, तो वो नहीं हो सकता। अच्छा, क्या आप अटेंडेंस मार्क कराना चाहती हैं पिछले वीक की? नो सर, एक्चुअली मैंने क्लास ही नहीं ली थी पिछली, तो वो मेरे लैपटॉप का भी इशू हो गया, तो मैंने कहा वेकेशन में क्लास लेके सारा काम एक दफा ही ओ, करूंगी। ओके जी, तो ये सेव हो गई। तो अभी आज की अटेंडेंस जो है वो स्टार्ट कर लेते हैं। तो ओके जी, आज 7 मई है,
ये एक दिन पता नहीं पीछे क्यों ले जाता है। तो अभी मैं देखते जाता हूँ कौन कौन से बच्चे हैं। 407 है, शरी 1 के बाद 423 है, फिर 426 है, 6 के बाद 29 है, 408 है, 408 के बाद मिसबा। बेटा आपका क्या रोल नंबर है मिसबा? व्हाट्स योर रोल नंबर? मिसबा अभी शायद नहीं है लैब में। चलिए आगे चलते हैं। मुबीन आपका क्या रोल नंबर? 409। 409। गुलाम मोहिउद्दीन रोल नंबर? 412 412 सर। 412। अच्छा, जैसे मैंने आपको पहले बताया था लैब के अंदर ना आपकी एज पर रूल 75% आपने एक्सपेरिमेंट्स अटेंड किए हो। वो जो रिलैक्सेशन होती है वो थ्योरी के लेक्चर्स में होती है, ठीक है। उसमें होता है अगर आपने नहीं किए तो आपका 5% चेयरमैन, 5% डीन और 5% वाइस चांसलर साहब आपको रिलैक्स कर सकते हैं। तो जो आपका मेजर कोर्स होता है उसमें आपने अपनी अटेंडेंस का ख्याल रखना होता है। माइनर में तो चलें उसमें आप कर भी लेते हैं, लेकिन मेजर में ऑब्वियसली सर अभी लीव कर सकते हैं, अटेंडेंस हो गई है तो। जी हाँ, जिसकी हो गई है वो लीव कर सकते ओके सर। हैं। अगर आपकी 75% लैब में नहीं होती तो आपको WF ग्रेड अवार्ड होगा टीचर की तरफ से लैब में। और लैब में वो रिलैक्सेशन नहीं होती रूल्स के अंदर, आप रूल्स पढ़ सकते हैं। ये मैंने आपको रिलैक्सेशन दी हुई है। एक हफ्ते आपकी लाइट चली गई है, इंटरनेट आपके नहीं आ रहा, कोई इशू हो गया है, कोई बात नहीं, आप अगले हफ्ते लॉग इन हो जाएं, पिछले हफ्ते का लेक्चर सुन लें। मुझे 5 मिनट का, बल्कि मैं 2 मिनट का ही वाइवा लेता हूँ, 3 मिनट का मुझे वाइवा दें, अपनी अटेंडेंस मार्क करा लें, ठीक है। तो ये फैसिलिटी आप करें, क्योंकि PPIST वॉज अ माइनर कोर्स, ठीक है बेटा। उसमें तो मैंने भी आपको फैसिलिटेट किया था कि ठीक है आप कर लें। इसमें आपका अपना नुकसान है, अगर आप बगैर पढ़े कुछ करते हैं। अव्वल तो कोर्स पास करना मुश्किल होता है, लेकिन वो फिर ये है कि अगर आप एक्सपेरिमेंट्स नहीं करते, प्रैक्टिस नहीं करते, तो उसमें आपका बड़ा नुकसान है। तो इसमें उस्ताद की भी ये कोशिश होती है कि वो बच्चे जो इस कोर्स को अच्छी तरह पढ़ लें वही प्रमोट होके अपना ग्रेड लेके आगे जाएं, क्योंकि मेजर कोर्सेज कनेक्टेड होते हैं। ऑटोमेटा थ्योरी आप पढ़ रहे हैं, उस प्री रैक है PL का, PL प्री रैक है कंपाइलर का, ठीक है। तो 3 कोर्स आपने आगे सीरीज में पढ़ने हैं उससे। इसी तरह ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ये भी कई कोर्सेज का आगे प्री रैक है, ठीक है। और इसमें सिस्टम प्रोग्रामिंग ज़ाहिर है लैब इसका एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है। ऑल्दो ये मैंने जैसा कहा था अलग से कोर्स भी होता है कुछ यूनिवर्सिटीज़ में, लेकिन UET में 2010 सेशन से आई है। OS की लैब उससे पहले नहीं थी। इसी के अंदर हम कर्नल प्रोग्रामिंग को कवर करते हैं। तो आप अपनी 75% अटेंडेंस ज़रूर पूरी करें, 25% आप छोड़ सकते हैं। अगर आपसे कोई लैब मिस होती है अगले हफ्ते आके उसकी अटेंडेंस मार्क करा लें। अगर आपकी इसमें अटेंडेंस डेफिशिएंट होगी तो फिर अनफॉर्चुनेटली मुझे जो है आपको रीअपियर होना पड़ेगा कोर्स में। यू विल गेट W एज पर रूल्स, ठीक है। थ्योरी में फिर भी आपके पास एक चांस है, 5% चेयरमैन से, 5 डीन से, 5 VC साहब से, तो उसमें 15% तक आप यानी कि जा सकते हैं उसमें, ठीक है। 60 से नीचे तो उसके अंदर भी WF है, ठीक है। तो उसमें भी सेम रूल अप्लाई होता है। उसमें और भी आसानियाँ आपके लिए देखें, थ्योरी के कोर्स में थोड़ी सी आसानी ये है कि आपकी एक रिकॉर्डेड सेशन होता है मंडे को, उसमें सबकी अटेंडेंस मार्क होती है। थर्सडे को इंटरेक्टिव सेशन होता है, उसमें आप आके अपनी अटेंडेंस लगवाते हैं। वो मिस हो जाता है तो अगले थर्सडे फिर मार्क करा सकते हैं। तो उसमें भी एक प्रोविजन है, ताकि मेरी कोशिश है सब बच्चे जो हैं वो उसमें क्लियर कर लें। लेकिन लैब में ये है कि आपकी CP की असाइनमेंट्स भी आती हैं, ठीक है। अगर आप क्लास में नहीं आएंगे, आप CP के असाइनमेंट भी नहीं करेंगे। जब आप CP के असाइनमेंट नहीं करेंगे तो फिर साथ साथ आप सीखोगे नहीं। और ये ऐसा कोर्स है नहीं कि आपने साइकोमोटर इवैल्यूएशन की रात उठाया और जी 29 से 28 चैप्टर कर लिए, इधर से लिनक्स की किताब से 6 चैप्टर पढ़ लिए, एक दो थ्योरी से कर लिए, फिर एप्पल और इधर उधर से आपको जो मटेरियल दूंगा या पैरेलल प्रोसेसिंग के एल्गोरिदम है उनकी कोडिंग एक रात में मुका दी, तो ये नहीं हो पाएगा। साथ साथ आप चलेंगे बेटा तो ये कोर्स आपसे अच्छे ग्रेड के साथ पास हो जाएगा। प्रेजेंट रहें, साथ साथ काम करते रहें, हम स्लो मूव कर रहे हैं, ठीक है। ये इसका मूव अहेड का तरीका। तो आपको पनिश करना मकसद नहीं है, आपकी ही बेहतरी के लिए ये है कि आप कोर्स पढ़ेंगे तो आप आगे जाएंगे, प्रमोट होंगे, और अगले सेमेस्टर में जिन कोर्सेज का ये प्री रैक होगा
उनको आप अच्छे से पढ़ सकोगे। तो आपने कोर्स लर्निंग ऑब्जेक्टिव पूरे करना है। अभी सेमेस्टर का शुरू हुआ है, आप रिकवर कर सकते हैं, अभी काफ़ी लेक्चर्स पढ़े हैं। ऑन कैंपस भी साइकोमोटर में पूरे 7 दिन लैब होती है, तो 7 अटेंडेंस वो भी हैं। तो आप कोशिश करें कि लैब में आप प्रेजेंट रहें। थ्योरी में फिर भी प्रोविज़न भी है, और मैं आपको उसमें फैसिलिटी भी दे रहा हूँ, एक रिकॉर्डेड सेक्शन और लाइव सेशन, ठीक है। तो लैब में थोड़ा आप केयरफुल रहें और अपनी अटेंडेंस पूरी करते रहें, सीपी की असाइनमेंट पूरी करते रहें। बाद में आपका देखें, आपका होता है कि सर मेरा तो 1 नंबर से ग्रेड चेंज हो रहा है, तो मुझे 1 नंबर दे दें। तो मार्क्स बेटा अर्न किए जाते हैं, और ये असाइनमेंट्स आर वेरी इजी मार्क्स। आपको पढ़ाया गया, घर जाएं, उसको असाइनमेंट बनाएं, जमा करा दें। 10-15 नंबर असाइनमेंट्स के होते हैं, ठीक है, लैब में। तो ये वैसे कैंपस पे तो आप इधर बैठ के कर रहे होते हो काम, कैंपस में लैब के अंदर करते हैं और आपको सीपी मिल जाता है। अभी हम ओडीएल में हैं, तो होम टेक अवे असाइनमेंट्स हैं, बड़ी आसान असाइनमेंट्स हैं। क्लास में प्रेजेंट हो, अपनी असाइनमेंट जमा कराएं। 10-15 नंबर अच्छे खासे होते हैं, उससे 2-3 ग्रेड्स का फ़र्क पड़ जाता है। तो रेदर दैन कि आपको इम्तहानों के बाद कहना पड़े सर मेरे 5 नंबर थे तो फलां ग्रेड बन रहा है, आधे नंबर से मेरा ग्रेड चेंज हो रहा है, तो फिर वो मैं फिर किस तरह से असाइन कर सकता हूँ एक बच्चे को? असाइन होता है तो सारी क्लास को होता है, और सारी क्लास को करते जाएं, तो जब तक सारे बच्चों का A+ ना आ जाए, तो वो बच्चे जो है सोचते रहते हैं भाई एक आधे नंबर से हमारा ग्रेड चेंज हो रहा है। तो ग्रेड्स एंड मार्क्स आर अर्न, उसमें टीचर की यही हेल्प होती है। अब देखें, ये टेक अवे होम असाइनमेंट है, फुल बाय फुल मार्क्स आपको मिल जाते हैं, आप हर हफ्ते बनाते रहें, ठीक है। तो 15 नंबर आपके इस तरह से हो जाए, आपका कोर्स सेव हो जाता है। 5 मार्क्स आपके को लैब मैनुअल को बनाने के होते हैं, ठीक है। सारे एक्सपेरिमेंट आप उसमें रिकॉर्ड करते चले जाते हैं। तो दीज आर इजी मार्क्स, जो आपके फिर लैब क्विजेज होते हैं, टेस्ट्स होते हैं, साइकोमोटर इवैल्यूएशन होती है, वहाँ आपको मेहनत ज़्यादा करना पड़ती है। तो आप इसमें प्रेजेंट रहें। मिस भी हो जाता है, अगले हफ्ते आके अपना वाइवा दे लें, असाइनमेंट जमा कराते जाएं। तो इसमें आपका ही फ़ायदा है, और मुझे ज़्यादा दुख होता है जब कोई बच्चा सीपी असाइनमेंट्स मिस कर देता है। दीज आर द इजीएस्ट मार्क्स जो कि किसी को मिस नहीं करना चाहिए। तो जब आप ये मिस करते जाएंगे तो फिर तो इट विल बी वेरी बैड फॉर यू, ठीक है। तो हर कोर्स को इतना ज़रूर पढ़ना चाहिए स्टूडेंट्स। आपको मैं मानता हूँ कि हर बच्चा हर कोर्स में अच्छा नहीं हो सकता, एटलीस्ट आप B- तो सिक्योर कर लो ना। जिस क्लास के लेक्चर, सिर्फ लेक्चर्स रेगुलरली सुने आप, प्रेजेंट हो और सुने भी सही, और साथ के साथ थोड़ा थोड़ा उससे देखते रहें, 5-10 मिनट भी देख लेना लेक्चर के बाद बुक आप, तो ट्रस्ट मी आपका B- ग्रेड आ जाता है। 100% अटेंडेंस और थोड़ा थोड़ा काम, तो B- तो आपका सिक्योर हो जाता है, कोई भी कोर्स हो, ठीक है। उसके बाद आपकी मेहनत है कि आप कितना आप ऊपर जाते हैं, कितने आपकी क्लास फेलोज मेहनत कर रहे हैं, आपका रिलेटिव ग्रेडिंग में कंपटीशन कितना है, एंड हाउ आप कितना ऊपर जा सकते हैं। 100% अटेंडेंस और 100% रेगुलर काम से ज़्यादा मेहनत किए बगैर B- आपका सिक्योर हो जाता है, नो मैटर कौन सा कोर्स है। तो इन चीज़ों को थोड़ा सा देखें आप। और हम आफ्ताब तक हम पहुंच गए थे अटेंडेंस में। आफ्ताब के बाद जी सैयद सिराज और मिसबा अरीज आए हुए हैं। बेटा अपने रोल नंबर बताओ, मिसबा और सिराज। 406 406 जी 418। आप दोनों बच्चों ने असाइनमेंट जमा कराई है CP2 वाली? सैयद सिराज और मिसबा असाइनमेंट जमा कराई है बेटा आपने? जी सर, कर पाए। ठीक है, और प्रेजेंट भी थे पिछले हफ्ते? जी सर। गुड, ठीक है। 423 की आई थिंक मैंने मार्क कर दी है, 426 की भी मार्क कर दी है, हिब्बा खालिद का 408 है, इनकी भी मार्क कर दी है, गुलाम का 412 है, इनकी भी मार्क कर दी है। गुलाम के बाद जिशान की इनकारनेशन, मोहम्मद तैयब। हाँ भाई तैयब, प्रेजेंट हो या सोए हुए हो? अवे आ रहा है तुम्हारा स्टेटस। चलो, सो रहे हो तो फिर सोते रहो, जाके हो। बताओ क्या तुम्हारा रोल नंबर है? चलें जी, तो हाथ नहीं खड़ा करना बेटा, रोल नंबर बताना है अपना। 419 है सर इसका। 419, अच्छा। उसके बाद उस्मान तारिक, बेटा आपका क्या है? 411 सर। 411,
उस्मान के बाद निमरा गफूर। बेटा आपका क्या है रोल नंबर? 424 सर। 424। अब देखिए ना, LMS पे उन्होंने कोई लीव का चक्कर ही नहीं रखा। इसमें है स्टूडेंट जो प्रेजेंट है उनका ये चेक बॉक्स लगा दें, जो नहीं प्रेजेंट उनका एम्प्टी रहता है। तो अटेंडेंस का बस इतना वो रह गया, लीव दे के आप क्विज का रीटेक ले सकते हैं। CP तो सिर्फ प्रेजेंट बच्चों के लिए होती है। तो निमरा गफूर के बाद निमरा ताहिर। बेटा आपका क्या है रोल नंबर? 410 सर। 410। इसके बाद राना दानियाल डैनियल, इसका 401 है। डैनियल के बाद सिराज हाशमी की हो गई है। सैयद हसन मुस्तफ़ा, तुम 420 हो ना सैयद? सैयद जाग रहे हो या सो रहे हो? पिछले हफ्ते भी तुम्हारी एब्सेंट लगी हुई है। जागना हो, इंटरनेट थोड़ा स्लो है इसलिए डिस्कनेक्ट हुआ है। असाइनमेंट जमा कराई है तुमने CP2 वाली? चले, मेरा ख्याल है नहीं कराई, इसलिए नहीं जवाब दे रहे। जैनब बेटा आपका 427 है? नहीं 427 तो जफर सर 417। 417 ठीक है। जफर भी नहीं है आज, वो तो इतिकाफ बैठ गया बच्चा, वो बता रहा था कि मैं इतिकाफ बैठने लगा हूँ। चलो तो आज अम्मार 402, 403, 413, 421, 22, 25, 27 और 28 ये बच्चे जो हैं वो आज एब्सेंट हैं। और जफ़र ने मुझे बताया था वो उसको लीव पे काउंट कर लें, लेकिन लीव पे क्विज तो हो सकता है दोबारा। तो जफ़र टोल्ड मी कि वो इत्तिकाफ इस हफ्ते बैठेंगे। तो जफ़र से कहिएगा उसके पास एक तरीक़ेकार है आज की असाइनमेंट का। आज की असाइनमेंट ईद के बाद जो है ना वो जमा होनी है 20 मई को। तो जफ़र को आपने मैसेज दे देना है, जो भी उनके दोस्त हैं, कि अपनी असाइनमेंट जमा करा दे 20 मई को, और 21 को मुझे जुम्मे वाले दिन वाइवा दे दे आज की लैब का रिकॉर्डिंग सुन के, तो उसका ये CP मिस नहीं होगा। ठीक है, पिछली तो उसने मुझे भेजी थी, तो आज का CP उसका देखें अल्लाह ताला की तरफ से। अब वो ईद के बाद क्लास है और आराम से इतिकाफ के बाद जो है वो मुझे भेज सकता है और वाइवा दे के, और बाकी भी जो बच्चे आज नहीं आए हुए एब्सेंट हैं, कोई इशू है, अगले हफ्ते वो आराम से अपना मुझे आके वाइवा दे के असाइनमेंट सेंड करते हैं ड्यू डेट पे, उसके बाद वाइवा दे के अपना CP का मार्क्स 1 करा लें। मैं आपकी पहले अटेंडेंस देखूंगा यहाँ से बेटा, और उसके बाद मैं आपकी CP के जो है वो मार्क्स असाइनमेंट चेक करके जो है वो मार्क करूँगा। ठीक है, ओके जी।